सुरेश जी और सभी साथी ज्ञान विज्ञान आंदोलन की सुबह से हम चर्चा में विमर्श में बैठे हैं और आधे घंटे में ही बातचीत मुझे रखनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी समय में अपनी बात को रख पाऊँ। साथियों, ये जो समय समय पे हम सोच समझ के जो भी कार्यशालाएं करते हैं, बातचीत करने के लिए आगे आते हैं, हम सब इकट्ठा होते हैं, उसके पीछे असल में कुछ नजरिया, कुछ दृष्टि, कुछ समझ है। उसके आधार पे चुनाव होता है चीज़ों का। जैसे अभी ये बोला गया कि भाई दलित विमर्श की संभावनाएं और चुनौतियां, साथी नरेश ने काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी शुरुआत की है। मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि असल में ये दलित विमर्श क्या है। मुझे लगता है कि जो परिभाषाएं निकाली गई समाजशास्त्रियों के द्वारा, आंदोलनकर्ताओं के द्वारा, उनका सार मैं आपके साथ साझा करूंगा। दलित विमर्श जो आधुनिक समय में अवधारणा के तौर पे प्रचलित है, उसमें उत्पीड़न की पहचान का मसला है सबसे पहला काम। जो वैज्ञानिक मानसिकता को लेकर सुबह बात की गई और वर्ग संघर्ष की बात की गई, ये आया था प्रश्न इस प्रकार का। असल में जो उत्पीड़न के खिलाफ जो संघर्ष है, उसका पहला काम ये है कि उत्पीड़न की तमाम किस्मों को पहचाना है। और अगर उत्पीड़न की हर तरह की जो प्रैक्टिस है समाज के अंदर, उसको उभार कर लाना है और दलित विमर्श के ऊपर कुछ न कुछ काम करना है, कुछ सोचना है, कुछ बात करनी है, तो वो आधुनिक काल में असल में अम्बेडकर के बिना संभव नहीं। मसला ये है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो तस्वीर कौन से की रह गई, कौन से की ना रह गई। मतलब जो सूत्र जहां से दरवाजा खुलता है, आधुनिक समय में दलित विमर्श का दरवाजा खुलता है, उसमें अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अब आप देखेंगे आजादी के बाद, अम्बेडकर का समय तो लगभग आजादी के दौर का है, उसके बाद का समय आगे बढ़ गया। और सुबह बात भी हुई, नंद किशोर जी बात कह रहे थे 1970 में दलित पैंथर की बात कर रहे थे। ये जो दलित पैंथर का आंदोलन है, ये असल में महाराष्ट्र में विकसित हुआ है 1970 में। ये ठीक कह रहे थे बिल्कुल नंद किशोर जी। दलित पैंथर के आंदोलन ने जो एक सबसे बुनियादी काम किया है अम्बेडकर के काम को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने दलित की परिभाषा बड़ी खूबसूरती से दी है। और दलित की परिभाषा में कहीं जाति के दायरे में सीमित नहीं किया गया है दलित को। दलित असल में उत्पीड़ित व्यक्ति है। अब सवाल ये है कि ये उत्पीड़न अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पहला काम यही बनता है कि वो उत्पीड़न की तमाम ऐतिहासिक संदर्भों को समझे। और अगर हम उत्पीड़न के ऐतिहासिक संदर्भों में चले जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पे 3000 साल 3500 साल पहले का विमर्श, जो ये बात हो रही थी, ये अपने आप ही वहां तक पहुंचना पड़ता है। अम्बेडकर 22 साल के हैं जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ने जाते हैं अमेरिका में। वो अलग बात है कि वो साधनहीन थे और कैसे सपोर्ट मिला वगैरह वगैरह, लेकिन जो बात जो हो गई, जहां तक पहुंच गए, अब 22 साल का स्टूडेंट है और वो चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ने के लिए। उससे पहले
अपना जो भी जीवन काल 20 साल का यहाँ बिताया, उसके तमाम अनुभव हैं वो सभी को पता है, कम ज्यादा करके। स्कूल में बाहर बैठना पड़ता था, ये था वो सब पता है मतलब साथियों को, मैं वहां समय नहीं लगा। और यहाँ तक कि बुद्ध को भी सुन लिया था अंबेडकर ने इसी उम्र के अंदर। लेकिन उस समय अंबेडकर ने जिस ढंग से महात्मा बुद्ध को समझा था और बाद के समय में महात्मा बुद्ध के बारे में अपने जो अंबेडकर ने विचार बनाए हैं वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो 22 साल में उन्होंने यात्रा शुरू करी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के अंदर, वहां प्रोफेसर जॉन डुई हैं और भी प्रोफेसर हैं जिनके उनके ऊपर उनके विचारों को प्रभावित करने वाले और भी प्राध्यापक हैं, पर मैं एक का विशेष तौर पर नाम ले रहा हूं। और वहां से अंबेडकर जो हैं वो मानव की, मनुष्य की स्वतंत्रता का विचार लेके आते हैं। ये गरिमा, ये न्याय, ये समानता, ये बात की बातें हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात वहां से उन्होंने हासिल करी है। अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है, तो वहाँ मतलब मनुष्य की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत समय से, काफी पहले से विमर्श शुरू हो गया था। तो उसका एक अपना इतिहास है, उसके ऊपर तो सारे के ऊपर तो नहीं बात हो सकती है। लेकिन वो जो स्वतंत्रता की बात वो लेकर आए और हिंदुस्तान के समाज को, भारत के समाज को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस बात को गहराई से समझा कि ये जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, इसका जाति व्यवस्था के साथ संबंध क्या है असल में। क्योंकि स्वतंत्रता, जैसे आज हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, दलित विमर्श की चुनौतियां, तो अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के विचारों को पढ़ेगा और समझेगा और आत्मसात करेगा, तो सबसे पहला काम उसका ये बनता है कि वो देखे कि स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां क्या है समाज के अंदर, कहां कहां अवरोध हैं, कहां कहां अटकता है ये मामला। तो जब इसकी पड़ताल करनी अंबेडकर ने शुरू करी है, तो वो ये बात कह रहे हैं कि असल में जो एक चिंतनशील मनुष्य है ना, चिंतनशील मनुष्य, उसका जो विवेक है, उस विवेक से स्वतंत्रता हासिल होती है। चिंतनशील मनुष्य के विवेक के अंदर, क्योंकि अपने लिए एक जिम्मेदारी समाज की पहले उठाता है वो व्यक्ति, और उस जिम्मेदारी के साथ वो स्वतंत्रता हासिल करता है चेतना की। तो ये जो इस प्रकार का एक व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसा विवेक है, वो आएगा कहां से? वो आएगा चिंतन से। इसलिए उन्होंने कहा कि चिंतनशील व्यक्ति का जो विवेक है वो स्वतंत्र करता है मनुष्य को और इसको मानव मुक्ति की तरफ लेकर गया। अब ये जो चिंतनशीलता है, भारतीय संदर्भों में उन्होंने इस तरह से इसको देखा, समझा कि जाति की जो व्यवस्था है ना, वो मनुष्य की चिंतनशीलता को समाप्त कर देती है, बिल्कुल उसको एक तरह से कुंद कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। वो मनुष्य अपने विवेक से काम नहीं कर रहा है, पूरी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के कठोर नियम हैं। उन नियमों के अंदर उस मनुष्य ने सहज भाव से अपना जीवन जीना, सहज भाव में इसलिए कह रहा हूं कि उसने मान लिया, उस व्यवस्था को वो व्यक्ति स्वीकार कर चुका है। तो जब स्वीकृति हो गई तो फिर चाहे कितना ही उत्पीड़न हो, कितनी छटपटाहट हो, उसके प्रति वो सचेत ही नहीं है। तो जाति व्यवस्था इस प्रकार की मानसिक विकृति पैदा करती है, मानसिक गुलामी पैदा करती है, जिसके अंदर कोई स्वतंत्र चिंतन कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि कठोर नियम है। और उन नियमों को धारण कर लिया हर तरह से। शिक्षण संस्थाओं में जाओगे, स्कूलों में जाओगे तो वो नियम सिखाया जाएगा, मंदिरों गुरुद्वारों में जाओगे तो वो नियम सिखाया जाएगा, गुरुद्वारे को अलग कर दो, मंदिरों के अंदर जाओगे तो वो नियम सिखाया जाएगा। परिवार के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उन्हीं नियमों को धारण करते हुए वो बच्चा बड़ा होता है। और स्वतः ये शिक्षा स्वतः अपने आप चलती रहती है लगातार।
और जब थोड़ा सा होश संभालता है व्यक्ति तो वो बहुत इस मामले में अपने आप उसका व्यक्ति का मनुष्य का पूरा अनुकूलन उस व्यवस्था ने कर लिया। उसके पास इस प्रकार की चेतना नहीं है कि वो उत्पीड़ित है। तो दलित शब्द जो है सबसे पहला काम ये किया कैंथर आंदोलन ने कि उन्होंने ये चेतना हासिल करने की बात की कि आप ये समझो तो सही, आप दलित हो, आप उत्पीड़ित हो, समझ ही नहीं आ रही है। और ये हजारों साल का मसला है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुए या ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, कोई विमर्श नहीं चला है। बात और विमर्शों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 3500 साल पहले वैदिक काल है। इतिहास में इस प्रकार की बहसें भी बहुत ज्यादा है जी। ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद था और उस पहले वेद को कब लिखा गया वो मतलब वो लिखा हुआ है ही नहीं। उसके अंदर श्लोक है, बोले हुए श्लोक है, 10,000 के करीब उसके अंदर श्लोक आ जाते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा 1000 साल का पीरियड है असल में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये 1000 साल का जो पीरियड है ये पूरा का पूरा भारत के समाज के जीवन की व्यवस्था तैयार कर रहा है। और उस व्यवस्था के अंदर बच्चा पैदा होना है तो उस बच्चे पैदा होने के टाइम पे किस प्रकार की मतलब एक तरह से खुशी मनाई जाएगी या क्या गम किया जाएगा या उसका किस प्रकार से वो संस्कार किया जाएगा, यहाँ से लेकर और उसके मरने तक के मतलब यानी कि नियम है पूरे के पूरे। महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, उसके अलावा वैश्य के लिए अलग है। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, क्षत्रिय के लिए अलग है। तो नियमावली है पूरी पूरी। और ये नियमावली 1000 साल के अंदर तो लगभग तैयार हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इस 1000 साल के अंदर केवल नियम बन रहे थे, बल्कि इसके खिलाफ सवाल भी उठ रहे थे, प्रश्न उठ रहे थे, टक्कर हो रही थी बकायदा। और सबसे पहले बुनियादी तौर पे जो विमर्श शुरू होता है उसको ब्राह्मणिक और श्रमणिक विमर्श के तौर पे विद्वानों ने नाम दिया। और उसके अंदर ब्राह्मणिक जो विमर्श है, ब्राह्मणिक विमर्श मनुष्य को एक प्रकार से एक्टर के तौर पे पेश नहीं करता। वो कहता है कि ईश्वर की इच्छा है, आपको पुनर्जन्मों का फल मिल रहा है इस जन्म के अंदर, आप उन्हीं को चुपचाप करते जाओ तो आपके वो मतलब फल जो हैं वो एक प्रकार से बदलेंगे और अगले जन्म के अंदर आप अलग प्रकार की चीज हासिल कर लोगे। तो वो सारा कुछ इस पूरे विश्व को ईश्वरीय कृति बताते हैं और मनुष्य भी ईश्वरीय कृति है। और अभी भी आप इस समाज के अंदर इस समय गांव के अंदर शहर के अंदर कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर मध्य वर्ग हो चाहे दलित वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, आप उसके अंदर बातचीत करके देख ले तो आमतौर पर ये धारणा तो आमतौर पर ईश्वर की मर्जी, हम राम राम करते हैं, हालचाल पूछते हैं, ईश्वर की मर्जी, ये तो बिल्कुल हमारे धारण किए हुए मतलब एक प्रकार से विचार है, संस्कार है, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार की पूरी एक जो चेतना है वो चेतना स्वतः मतलब प्रवाहित होती रहती है, अपने आप प्रवाहित होती है। इसके अंदर मतलब काम जो है वो सारा कुछ वैचारिक काम है। ये असल में ये विचार का बनना, संस्कार का बनना और व्यवहार का बनना, आचरण का बनना, सोच का बनना, ये सारी की सारी जो चीजें ये स्वतः स्फूर्त चलती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष की भी एक धारा है। वो संघर्ष की धारा जो है वो इसको चुनौती देती है। और ये चुनौती जो मैं श्रमणिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसके अंदर एक आजीवक मत आता है। आजीवक मत आता है, ये वैदिक समय की बातें हैं, वैदिक काल की बातें हैं। तो ऐसे मत उभरे जिन मतों ने नास्तिकता अपना ली, वो मतलब एक तरह से इस दुनिया की रचना जो है वो नहीं मानते, जो वेद बता रहे हैं उस प्रकार से नहीं मानते। उसके अंदर 4 वाक भी आते हैं, वो भी नहीं मानते। लेकिन बीच की धाराएं भी होती हैं जो नास्तिक नहीं है पूरी तरह से, लेकिन सवाल खड़े करना चाहती हैं उस बात को लेकर के भाई ये रचना कैसी मतलब ईश्वर की है या किस प्रकार से। वो बारीकी से देखते हैं कि भाई अगर ईश्वरीय रचना मानते हैं मनुष्य को और प्रकृति को, तो फिर तो मनुष्य जो है वो स्वयं कुछ करेगा नहीं। इस प्रकार की आलोचना करने वाले लोग भी हैं। तो ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं ये बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है।
आपने गौर किया होगा तो बुद्ध जो है वो ईश्वर को नकारते नहीं, वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, वो नास्तिक दर्शन नहीं है, लेकिन वो सवाल करता है। और सवाल करने में वो कहता है कि भाई जो दिखता है उसके ऊपर यकीन करो, परीक्षण करो, मूल्यांकन करो, जांच करो, क्वेरी को उठाता है, वो प्रश्न करो। तो ये इस प्रकार की मत जो है मतलब लगातार विचारों की धाराएं हैं। तो इन विचारों की धाराओं का जो पूरे समाज के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, जब तक आप उस प्रभाव को समझेंगे नहीं तो आप उत्पीड़न के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। इससे शुरू होता है असल में एक प्रकार से दलित विमर्श का एक आधार तैयार करती है ये बात कि भाई उत्पीड़न जो है वो जाति के आधार पे और लिंग के आधार पे उत्पीड़न है। ये ऐसा उत्पीड़न है कि जिसके अंदर बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं आजकल इस प्रकार के कि भाई जितनी मतलब मनुष्यता, साहित्यकार अपने ढंग से बोलते हैं इसको, समाजशास्त्री अपने ढंग से बोलते हैं, वैज्ञानिक अपने ढंग से बोलते हैं कि जितनी मनुष्य की ऊर्जा वो युद्धों के अंदर खर्च नहीं होती है, उतनी ऊर्जा इस व्यवस्था के अंदर जो एक प्रकार से भेदभाव छुपा हुआ है, व्यवस्था मूलक जो भेदभाव है उसके कारण खपरी है। तो कुल मिलाके इस प्रकार की व्यवस्था को जो मतलब बारीकी से समीक्षा करने का काम है, वो बारीकी से समीक्षा करने का काम अम्बेडकर ने किया है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले हुआ नहीं, मैंने महात्मा बुद्ध का जिक्र किया है, वहां से शुरुआत की थी। बच्ची में देख लूंगा, अलर्ट हो जाऊंगा, नहीं मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैंने तो पता नहीं चलता है। 15 मिनट हो गए। हाँ ठीक है, तो वहां से शुरू हो गया था ये व्यवस्था का जांच पड़ताल और निरीक्षण। जो उत्पीड़नकारी व्यवस्था है उसको समझने का जो कार्य है वो समय काल के अंदर लगातार होता है। भक्ति काल के ये जितने भी आपने ये तस्वीर लगा रखी है, भक्ति काल के अंदर यही काम हुआ है। जाति के आधार पे जो उत्पीड़न है और असमानता है, ये सारा का सारा कबीर, रैदास, अभी सुबह हमारे साथी कितना बढ़िया तरीके से गा रहे थे। और कबीर तो सीधे तौर पर चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं भाई जे तू मतलब किसी और बामणी का जाया, अगर तू किसी और आन बाट से क्यों नहीं आया, किसी और रास्ते से क्यों नहीं आया। वो जो सुबह बता रहे थे ब्रह्मा के मुख से अगर आया तो फिर वो मतलब महामारी मतलब उसके मुख में क्यों नहीं गई है। तो इस प्रकार के सवाल उठाए गए हैं। तो ये जो एक मतलब संघर्ष है, ये पूरा का पूरा असल में वैचारिक संघर्ष है और विचारों की दृष्टि से चैलेंज करना है ऐसी व्यवस्था को जो जचाए बैठी है लोगों को कि भाई तू शूद्र है, तू वैश्य श्रेणी में आता है, तू क्षत्रिय है, तेरा ये काम है कुल मिलाकर। उसके अंदर कोई सवाल उठाने की बात को निषेध कर दिया गया और चुपचाप जो है ये बता दिया गया कि भाई पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्मों का फल है और आप जो है इसको चुपचाप निभाते जाइए। तो एक तो कर्म का सिद्धांत जो गीता के अंदर भी आता है, कर्म का सिद्धांत, एक ईश्वरीय रचना का सिद्धांत, ये सब मिलके, और एक तीसरा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये तीन चीजें अगर मिला दी जाती हैं तो फिर जाति को चैलेंज नहीं करता, वो स्वीकार्य है ना। तो अब अगर स्वीकार्य है तो फिर कोई किसी को मतलब तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है भाई, उसको मतलब आराम से समाज के अंदर सेवा मिल रही है और वो हमेशा ही मतलब डरे सहमे हुए और हमेशा ही पशु जीवन को मतलब एक तरह से स्वीकार करते हुए और लगातार मतलब अपने कर्मों का फल मानते हुए बड़े आराम से ब्राह्मण देवता की पूजा करते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है किसी प्रकार की, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। तो ये एक मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि विचारधारात्मक गुलामी है। ये चेतन अवचेतन मनुष्य का सारा बांध दिया और बता के बांध दिया। अब मैं एक बात यहां से उठाना चाहता हूं क्योंकि समय थोड़ा होता है तो फिर ऐसा ही होता है मतलब चीजों को रखना। एक शब्द है, इन्होंने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था नरेश ने, पोस्ट मॉडर्निज्म। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, पोस्ट ट्रुथ। ये पोस्ट ट्रुथ जो है ना, ये 90 के दशक में पैदा हो गया था। शब्द लिया मतलब ये जो मैं
बता रहा हूँ साथियों, बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग जो इस प्रकार की अवधारणात्मक शब्द पैदा करते हैं। अवधारणा छुपी होती है उसके पीछे, पूरी सैद्धांतिकी है उसके पीछे। तो ये जो पोस्ट ट्रुथ है, ये क्या चीज है सर? ये है कि भाई जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है, जो हम दिखाना चाहते हैं, जो शोषक दिखाना चाहता है वो सच है। और आज तो वो विद्वानों ने और चीजें भी कही हैं, मुझे उस विद्वान का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बात ये कहता है कि आज के समय में सच को सच कहना क्रांतिकारी काम से कम नहीं है। और ये आप सब जानते हैं इस बात को। किस प्रकार से आप एहसास कर लीजिए, जो सच बोलता है जेलों के अंदर गड़ा दिया जाता है। ये हो रहा है, अपने देश में हो रहा है। तो सच को सच बोलना भी क्रांतिकारी काम है। इसका मतलब क्या है कि उत्पीड़न को उत्पीड़न कहना भी चैलेंज है। जिस चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, वो चुनौतियां जो हैं वो इस तरह की हैं। अब ये 4 भागों में बढ़ जाती हैं चुनौती। अब कम करने के लिए समय को, एक हिस्सा तो चुनौतियों का ये है कि सच को सामने लाना ही सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि 4000 साल से जो सच नहीं है उसको सच के तौर पर स्थापित कर रखा है। तो कोई छोटी बात है क्या? 25 साल और 50 साल और 200-250 साल तो कुछ भी नहीं होते। 4000 साल हैं जो सच नहीं है। ये कहां सच है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुआ और जो मतलब क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, ये कहां सच है? और शूद्र पैरों से पैदा हुआ, कहां से सच है ये? लेकिन वो तमाम जगह के ऊपर आमतौर पे मतलब सीख जाते हैं बच्चे बड़े सब समाज सीख जाते हैं इस प्रकार की बात। तो ये जो एक पूरा का पूरा इस तरह से विमर्श खड़ा किया गया, जो विमर्श उत्पीड़न की पूरी एक जमीन तैयार करता है, और उस जमीन के अंदर लोग जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानियां देते चले गए। अब जो खुल रहा है, विमर्श को खोला जा रहा है। जब एक किताब है पॉइजन्ड ब्रेड, जहरीली रोटी, उस जहरीली रोटी के अंदर वो राइटर जो है वो महिला है, वो क्या लिखती है कि जो अस्पृश्य समाज था, जो वो समाज मरे हुए पशु के मांस से भी आगे की बात, उसके अंदर से हड्डियां निकाल के खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। उनके बीच में लड़ाई होती थी कि ये उसको मिल जाए और उसका भोजन मतलब जो है ना वो पेट भर जाए। कभी सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी पेट भरा हुआ भोजन नहीं मिला है। पशुओं के बाड़े में सुलाया गया है, और तमाम प्रकार की चीजें जो है वो बकायदा, क्योंकि उसके अंदर अब यूं तो वेदों के ऊपर या मनुस्मृति के ऊपर बहुत बहस होती है। जो मनुस्मृति को के पक्षधर विद्वान हैं वो मनुस्मृति की बहुत सारी अच्छी बातें निकाल के लाते हैं, वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो वही मनुस्मृति ये भी कह रही है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, वही मनुस्मृति कह रही है। लेकिन वही मनुस्मृति जो है ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात करती है, जिसको तुलसीदास ने आके फिर उसको अपनी भाषा के अंदर लिख दिया। तो कुल मिला के ये जो लिटरेचर के अंदर भी अब रामायण को इस सारी की सारी आलोचना के उसमें थोड़ा है, उस समय के मूल्य हैं उसके अंदर। अब एक आदर्श राजा की बात उसके अंदर है। प्लेटो भी आदर्श राजा की बात लिख रहा था यूनान के अंदर, और मनु ने भी आदर्श राजा की बात करी। मनु भी कहता है कि राज कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ राजा का क्या रिश्ता होना चाहिए। लेकिन वो जो व्यवस्था समाज को दे रहा है, उस व्यवस्था के भीतर एक पूरा का पूरा हिस्सा, जिस प्रकार से उसके लिए जो जीवन निर्धारित कर दिया गया है, उस जीवन के अंदर जो शोषण है उसका विरोध तो बनता ही है। तो इस कारण से वो मनुस्मृति जला भी दी गई, इस कारण से जला दी गई।
क्योंकि उसके अंदर उत्पीड़न का मतलब एक तरह से पूरा नियम छुपा हुआ है। तो ये कुल मिला के एक ऐसा दलित विमर्श का मसला है। ये विमर्श असल में आधुनिक काल की अगर हम बात करेंगे तो ये सही बात है कि इसको ये कहकर भी शुरू किया गया, ये भी कहा गया इसको कि भाई संविधान के अंदर जो बराबरी की बात है ना, आज भी हम संविधान बचाओ की बात कर रहे थे, लेकिन दलित आंदोलन है ना जो, वो ये कहता है, संकोच नहीं करता। हम बाबा साहब ने दिया है संविधान, तो ये तो सारे दलित मानते हैं, फिर भी दलित आंदोलन का मानना ये है कि बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो संविधान है, न्याय समानता स्वतंत्रता की जो बात करता है, वो भी पूरा नहीं पड़ता, वो उससे भी आगे की बात करना चाहते हैं, उससे भी आगे की व्यवस्था की बात वो करते हैं। तो ये जो उत्पीड़न का जो मसला है, इस उत्पीड़न के मसले को दलित आंदोलन ने इस जगह से असल में उठाने की कोशिश की है कि पूरी वर्तमान व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा स्पेस खुलता जाए, नाटक बने, गीत आए, कहानियां लिखी गई। जो बात आ रही थी ना, एक बात आई थी पहले के जो प्रेमचंद के साथ संघर्ष है, वो चलो एक अलग बात है, मैं उसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि आत्मकथाएं कितनी जबरदस्त लिखी गई है, दलित राइटर्स ने कितनी जबरदस्त आत्मकथाएं दी हैं। और ये बात निश्चित तौर पे मान लेनी चाहिए हमें कि जो दलित की आत्मकथा आएगी वो हो सकता है कि दूसरे हिस्से का जो स्वर्ण व्यक्ति है वो वैसी मार्ग से ना भी लिख पाए। ऐसा साहित्य पैदा हुआ, ऐसी चीजें पैदा हुई जिसके अंदर मतलब वो ये जो दलित आंदोलन है, इसके तो सारे के सारे टूल यही है, इसके बिना तो वो चलता ही नहीं। लिटरेचर पैदा हुआ जो मतलब पूरे बड़े बड़े जो है ना, मतलब इस तरह से उपन्यास लिखे गए, आत्मकथाएं लिखी गई, आत्मवृत्त लिखे गए, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर समाहित हैं। अब हम अगर ज्ञान विज्ञान आंदोलन के लोग किसी प्रकार का दलित विमर्श करना चाहते हैं तो हमारी चेतना के अंदर भी तो घुसे। हम केवल दो चार बातों से थोड़ा ही मतलब इतने बड़े चीजों को लांघ लेंगे। एक तो बात ये है जो चुनौती की बात है, उसके अंदर संभावनाएं भी हैं, वहां चुनौती भी है। दूसरी एक छोटी सी बात, दो बातें हैं मेरे पास, वो जितना भी टाइम है मतलब मैं संक्षेप कर दूंगा। हरियाणा के अंदर साथियों एक अभी राज्य गीत आया है, आप सब ने देख ली होगी अखबार के अंदर, राज्य गीत दिया है, कल परसों ही अखबारों में छपा है, यूट्यूब पर आ गया। हाँ यूट्यूब पे भी आ गया। उसकी पहली लाइन पढ़ो, वेदों की धरती है, वेदों की धरती है हरियाणा। अब ये वेदों की धरती है हरियाणा, यहां वेदों का जो विमर्श है, उस विमर्श के अंदर जो ब्राह्मणवादी पक्ष है केवल वही उभरा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां पर दलित विमर्श महाराष्ट्र की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तरह नहीं हुआ, गायब है। आप बता दीजिए यहाँ हरियाणा के अंदर 60 लाख आबादी बढ़ती है दलितों की, 60 लाख, छोटी आबादी नहीं होती, देश होते हैं 60-60 लाख के। कितने बड़े राइटर पैदा करे हैं यहाँ के दलित समाज ने, जबकि महाराष्ट्र के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर तो लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब है ना कुछ के दलित विमर्श वैसा नहीं खड़ा कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आर्य समाज का प्रभाव है, आर्य समाज का प्रभाव जो है वो दरअसल एक प्रकार से वैदिक संस्कृति का प्रभाव है। और ये तो बुनियादी तौर पे सनातन है। कर्मकांडों के खिलाफ तो बेशक वो कह रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो सनातन की पुनर्जन्म की परिकल्पना है, या उसके अलावा जो कर्म थ्योरी है, या उसके अलावा ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये सारी की सारी तो स्वीकार है। इसका कहां विरोध किया है? तो ये जो एक प्रकार से अब आप ये देखिए कि हरियाणा का समाज अगर पूरे के पूरे उत्पीड़न के खिलाफ जो विमर्श खड़ा हुआ है बौद्ध काल से लेके और अब तक का, वो विमर्श एक तरह से साइड से गुजर गया।
और केवल मात्र एक हिस्से ने, एक तबके ने कुछ वैदिक विमर्श को अपना लिया, और वो एक हिस्सा नहीं है, फिर वो तो सारी जगह के ऊपर उसका वैचारिक वर्चस्व है। इटली का एक बहुत बड़ा लेखक है ग्रामशी, आप तो जानते ही हो, कुछ लोग तो जानते ही हैं। ग्रामशी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि विचारधारा का वर्चस्व होता है, हेजेमनी जिसको बोलते हैं, आइडियोलॉजी की हेजेमनी होती है, आइडियाज की हेजेमनी होती है। ये चेतन अवचेतन के अंदर पूरे समाज में प्रवाहित होती है, पूरे समाज के अंदर अनायास ही, मतलब जो सारे दलित समाज है अनायास ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सारे रीति रिवाज अपनाता है। शादी ब्याह में भी, जन्म मरण में भी, तमाम चीजों के अंदर मतलब जो है ना, वही कन्यादान होगा, वही दहेज होगा, वही तमाम चीजें होंगी, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ना कोई विमर्श खड़ा हुआ, ना कोई दूसरे अल्टरनेटिव नियम पैदा किए, ना कोई साहित्य पैदा हुआ जिससे एक वैकल्पिक चेतना बन जाती, तो फिर चल रहा है मामला। और जो इसी कारण से दलितों के अंदर भी स्वर्णवाद बैठा हुआ है। हमारे साथी बोल के गए हैं, मैं उसको केवल सहारा दे रहा हूँ आगे बढ़ाने के लिए। दलित जो हैं वो स्वर्णवादी मानसिकता से संचालित हैं। लड़ेंगे कैसे? जात पात खूब है, ये BCD का मसला, ये जो सारा का सारा ये वही तो है, पूरा का पूरा। यूनिटी कहाँ है? एक लास्ट बात बस, क्योंकि आ भी गई पर्ची और जायज आ गई। लास्ट बात ये है कि अब जो देश के ऊपर जो सत्ता विराजमान है, उस सत्ता के 3 स्तंभों की मैं नाम ले देता हूं: सावरकर, गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गोलवलकर तो ये कहते हैं कि हर्षवर्धन के समय में हमारा देश जो है वो एक महान राष्ट्र था, मतलब आसपास के इलाकों को जीत लेता था, विजेता राष्ट्र था हर्षवर्धन के काल में। और उस समय जाति व्यवस्था सबसे कठोर थी। तो कहां अड़े आती है जाति व्यवस्था, बताइए, महान राष्ट्र को बनाने में? ये गोलवलकर कहते हैं। अम्बेडकर कुछ और कहते हैं, लेकिन आज अम्बेडकर के विचार की सत्ता तो नहीं है। यही बात सावरकर कह रहे हैं जाति व्यवस्था के बारे में, कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जाति व्यवस्था के बिना किसी समाज की। और ऐसी ही बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं। अगला जब चर्चा के बाद बातचीत होगी ना, तो मेरे पास डायरी में लिखी हुई है कोट्स, सारी कोटेशंस में लिख के ले रहा हूं। अपन यहां तो लगाते हैं दूसरी, प्रगतिशील, मानवतावादी, लेकिन अपने को पढ़ना दूसरा भी पड़ता है कि वो क्या कहते हैं। और वर्चस्व उन्हीं का है। पूरे समाज को समझा रहे हैं वो कि कहां की जाति व्यवस्था आड़े, और इसीलिए धीरे 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 करके आरक्षण खत्म हो रहा है। केवल निजीकरण से नहीं हो रहा, मानसिकता में घुसा दिया गया है, मानसिकता के अंदर घुसाया गया है, उच्च वर्गों के मानसिकता के अंदर घुसाया गया है। वो इसको नफरत करते हैं आरक्षण से। ये जो एक वैचारिक जो विमर्श होता है ना, वो वैचारिक विमर्श असल में पूरे समाज के ताने बाने को मतलब एक तरह से प्रभावित करता है और उसका निर्माण करता है। अब जो पूरा का पूरा विमर्श आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता तैयार कर रहा है, वो मानसिकता तो एक तरह से घोर दलित विरोधी है, घोर दलित विरोधी है वो मानसिकता। और उसको आराम से सहज भाव से अपनाए चले जा रहे हैं दलित भी। एक दिन हमारे साथी ने एक समरसता का कोटेशन भेजी थी, मैंने उसी समय उनको कहा, भाई ये समरसता तो उनका सिद्धांत है, हमारा सामाजिक न्याय है। तो एक एक चीज के ऊपर ये जो बारीक मसला है, ये वो व्यक्ति जो कह रहे थे कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंबेडकर की बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो अंबेडकर ने कही, मैं बहुत सारी दिलचस्पी लेता रहा। आज की बात नहीं है, एक बार भिवानी के अंदर बैंक के फेडरेशन ने बुला लिया था, बैफी वगैरह ने, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ अंबेडकर साइंस पे क्या बोलते हैं। और मैंने ढूंढ ली, एक बार वो किताब अंग्रेजी में है, वो पढ़ ली थोड़ी सी, वो फिर गुम हो गई है घर पे ही।
लेकिन उसके अंदर से कुछ उतार लिया, कुछ समझ में आ गया, ऐसे जीवन चलता रहता है मतलब अध्ययन के बारे में, क्योंकि अब बहुत व्यवस्थित पढ़ भी नहीं पाते। तो ये जो अंबेडकर ने साइंस और रीजन के ऊपर क्या कहा है, जो शिक्षा के ऊपर कहा, वो कह रहे हैं कि साइंस जो है, साइंस सोसाइटी के जनतांत्रिकरण का आधार है। डेमोक्रेटाइज करना है अगर आपको सोसाइटी को, तो साइंस चाहिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो समाज का जनतांत्रिकरण करती है। अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस प्रकार की बात आइंस्टाइन ने भी कही है या और लोगों ने भी कही है, लेकिन हम केवल मात्र साइंस को जब करते हैं तो फिर केवल मात्र साइंस के उसमें छूट जाते हैं। लेकिन ये जो अम्बेडकर हैं या और लोग हैं, ये विजन है इनका, पूरा होलिस्टिक विजन है। तो वो देख रहे हैं कि साइंस के विमर्श को भी सामाजिक न्याय की तरफ, जनतांत्रिक समाज की तरफ कैसे मोड़ा जाए। तो ये इस प्रकार का एक विमर्श है साथियों। इस विमर्श की तो इंट्रोडक्शन भी नहीं है हरियाणा में, और आप मेरे ख्याल से आज 1% भी नहीं कर पाए। जितना बड़ा ये है उसकी झलक भी नहीं आ पाई, क्योंकि समय अपने इजाजत नहीं देता है। संगठनिक काम ऐसे ही होते हैं, हर एक चीजों को समयबद्ध करना पड़ता है। लेकिन कितना लिटरेचर, कितने आर्ट की फॉर्म्स, दलितों ने सबसे ज्यादा आर्ट की फॉर्म्स पैदा करी है इस दौर में भी, वो सारा दलित विमर्श है। तो वो विमर्श अगर हमारे आंदोलन के भीतर से ना गया तो हम दलित विमर्श के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी विज्ञान और दलित विज्ञान और सामाजिक न्याय को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जो हमारे साथी कहते रहते हैं आजकल के वैज्ञानिक मानसिकता और सामाजिक न्याय हमारा नारा है, वो है क्या, उसको पूरी तरह से खोलना पड़ेगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप एक कदम शायद इस कार्यशाला से आगे बढ़े। तंतु है अभी तो इसकी मतलब हमने झलक पाई है जो सुबह से विमर्श हुआ है। जी साथियों, शुक्रिया।